हेलो यार। मैं फिर देख रहा था अपना सिलेबस जिसमें मैं पढ़ रहा था आर एस शर्मा। और आर एस शर्मा का चैप्टर पढ़ रहा था मैं, प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। तो इसमें एक पॉइंट आया था मगध राज्य का उदय और उसका विकास। तो चलो मैं इसको आपको बताता हूँ। अ, मगध जो राज्य है, एक जो बहुत ही प्राचीन भारत का एक अच्छा राज्य बना और उभरा है, बहुत ही शक्तिशाली, जिसमें हमें वंश देखने को मिलते हैं। हर्यक, नंद, सॉरी, हर्यक के बाद शिशुनाग आएगा। शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो जो पहला आपका वंश आता है हर्यक। तो हर्यक का जो फाउंडर होता है वो होता है बिंबिसार। मतलब कि अपने भारत में सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। बिंबिसार के जो पुत्र हैं या फिर उत्तराधिकारी, वो आगे बनते हैं अजातशत्रु। और ये जो मैं जितने भी चीजें बता रहा हूँ ये आपको आर एस शर्मा में देखने को लिए मिल जाएगी। अजातशत्रु की माताजी जो है वो वैशाली की होती है। वैशाली उसी मगध के ही समकालीन होता है वैशाली। वहाँ की महारानी होती है, महारानी सॉरी राजकुमारी होती है, जिनका नाम होता है त्रिचला। ये इनकी माताजी होती हैं अजातशत्रु की, वैशाली की। तो जो अपने हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार जो होते हैं, इनके वैवाहिक मतभेद में क्या होता है कि इनकी पहली पत्नी होती है वो कौशल की होती है। कौशल की भी वो राजकुमारी होती हैं। तो जब कौशल की राजकुमारी से ये शादी करते हैं तो इनको मतलब जहाँ से एक मगध की या फिर मगध के महान साम्राज्य की वो शुरुआत होती है, वहां से उनको एक गांव मिलता है। वो गांव बहुत ही मतलब अहम होता है, जहाँ से इनको लगभग 1 लाख जो उस समय के रुपए या फिर आप सिक्के जो भी कहो, वो सिक्के के रूप में इसको कर मिलता था वहां से, सिक्के के रूप में। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति वहां से इनकी मजबूत होती है, अपने मगध की, और मगध के अंदर हर एक डायनेस्टी की। और अजात शत्रु आगे जाकर ऐसा मैंने इसी में पढ़ा है, आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की साइड को मरवा डाला और गद्दी पे बैठे। अजात शत्रु ने भी हरिक वंश का एक अच्छा अपना उस राज्य को आगे बढ़ाया। और इन्होंने जो इनका, जैसे कि इनके मामा मामा ही समझो कि इनके मामा जो कौशल में थे, सॉरी वैशाली में थे, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। वहां पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया, वहां पे लड़ाई झगड़ा करके सबको खत्म कर दिया। यानी कि मगध का डायरेक्ट रूल आ गया वैशाली पर। मगध के पैरेलल में अपन को देखने को मिलती है अवंती। अवंती या फिर अवंतिका, जिसकी कैपिटल होती है आपका उज्जैन। यहाँ पे अवंती में ही दो राज्य या फिर दो सब डिवीजन होते हैं, जिसमें एक अवंतिका होती है और एक उज्जैन होता है। तो मगध के जो शासक हुए और अवंतिका के जो शासक है, इनके बहुत ही ज्यादा मतभेद होता है। और न तो मगध पूरी तरीके से या फिर कम्प्लीटली अवंती को जीत पाता है, नहीं। और अवंती तो इतना ज्यादा उस तरफ फैलाव नहीं कर रहा था उस समय जितना मेरे को पता है। बाकी मगध इस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका भी एक रूट कारण है। मगध जो स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसके पास बहुत ही अच्छी सैन्य ताकत थी। सैन्य ताकत के अंदर भी इसके पास लोहे की उपयोगिता, बहुत ही अच्छी तलवारें थी, अच्छी किस्म के सुरक्षा उपयोग थे, जैसे कि जो भी हो, बाला हो, पर्चा हो, जो भी है। तो सेम कंडीशन अवंतिका के साथ भी थी। उसमें भी, अवंती में भी लोहे की खदानें बहुत ज्यादा पाई गई हैं उस समय पे, अच्छी तादाद में। तो उनके पास भी लोहे की प्रचुरता थी। तो वो न तो अवंती कम पड़ी, ना ही मगध। तो न तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य जमा नहीं पाए, बाकी भविष्य में आगे राष्ट्र में वो जमा पाए थे। ये कारण थी। और मगध जो था ये अपना गंगा का मैदान में था, ठीक है। तो गंगा के मैदान में इसने जो वन वगैरह थे उस समय लोहे का प्रयोग आ गया था, तो वन वगैरह को सबको काट डाला, वन वगैरह को काटा जितने भी से। और वहां पे एक स्थायी खेती करना शुरू किया मगध वालों ने। और वहां से एक मतलब स्थायी कर आना शुरू हुआ। स्थायी कर आता है तो उस समय होता क्या है कि अच्छा होता है किसी भी राज्य के लिए जब स्थायी कर आता है, तो वहां पर वो सेना को रख सकता है अच्छी तरीके से। कोई अकाल पड़ गया तो उस समय पे अच्छा हो सकता है जो भी अपना अनाज वगैरह।
तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो वही उस यहीं पे अपन को देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा मैं भी रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं भी छोड़ देता हूँ। मैं आपको कुछ आगे करूँगा मैं डिस्कस। इसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। इसी नंद डायनेस्टी का रूलर होता है धनानंद। इसी के समय काल में सिकंदर का आगमन होता है। वो अलग बात है कि सिकंदर उधर पोरस के लड़के उधर ही रुक जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि धनानंद के पास उस समय, और या फिर नंद डायनेस्टी के पास उस समय लगभग बहुत ही बड़ी पैदल सेना थी। लगभग 2 लाख या 6 लाख के समथिंग बताते हैं। लगभग 6,000 अश्व थे और लगभग 2-3 हजार के समथिंग उस समय हाथी हुआ करते थे, जो कि एक बहुत ही महान सेना थी। तो जो सिकंदर की सेना ने भी हार मान ली थी कि बहुत ही लगभग युद्ध करते करते लगभग 10 से 12 साल का उसको टाइम लेंथ हो गया था, और सेना वापस जाना चाह रही थी। और जो भारत की ग्रीष्मकालीन जलवायु जो है, ग्रीष्म जलवायु में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो गर्म होती है। और वो जो मध्य एशिया था, तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर वगैरह थोड़ा ठंडा होता था, इसको झेल भी नहीं पाए थे। एक तो हो गया आपका वातावरण का, और लंबे समय से सिकंदर जो है उसकी सेना ट्रेवल कर रही थी। आखिरी बार उन्होंने पोरस से भी लड़े, और बहुत सारे लगभग 19 महीने वो भारत में रहा, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद वो लौट गया। तो मगध का थर्ड डायनेस्टी आती है नंद। नंद की स्थापना की थी महापद्मानंद ने, और इसका जो अगला उत्तराधिकारी वो धनानंद होता है। धनानंद का जो है वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है, ये बस अपनी रासलीला में लगा हुआ था। इसको जितने मगध का और रूलर का इतना ज्यादा कुछ कर किया नहीं। और उसके बाद आता है मौर्य इसको रिप्लेस कर देता है चाणक्य की सहायता से, अपना प्रधानमंत्री की सहायता से, और चंद्रगुप्त मौर्य होता है इसको रिप्लेस करने वाला। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को यूनान तक फैला लिया, और यूनान के अंतर्गत काबुल वाला रीजन इसने जीत लिया था सेल्यूकस निकेटस से। सेल्यूकस निकेटस जो है आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर बनता है, क्योंकि इसकी पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह कर दिया जाता है। और ये पहली विश्व की एक, या फिर भारत की कहो तो एक अंतरराष्ट्रीय शादी होती है। ठीक है। और इसके बाद आता है अशोक। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, ये अपने आगे जाकर जैन धर्म को अपनाता है, और इसका पोता जो होता है अशोक, ये आगे जाके बौद्ध धर्म को अपनाता है और धम्म की स्थापना करता है। और अशोक ने धम्म की स्थापना के साथ साथ अपनी सेना का विघटन नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चाह रहा था कि दो रास्ते होते हैं राज्य को संभालने के। एक होता है अहिंसा। इसने अहिंसा का पालन किया, परंतु उसके साथ साथ सेना का विघटन नहीं किया, क्योंकि अगर कोई या तो कोई पाप करता है या उस चीज को नहीं समझता है, तो उस चीज के लिए उसने सेना का भी विघटन नहीं किया। इस दोनों तरीके से हिंसा और अहिंसा दोनों तरीके से मैं समझा सकता हूँ। और इसके काफी अच्छे अपन को आर्किटेक्चर स्तंभ मिलते हैं, जिसमें एक सारनाथ का स्तंभ आता है। देन ओके, वी टॉक अबाउट इन अगेन।